आप रिकॉर्डिंग में आ रहे हैं, निकल लीजिए। हमको थ्योरी वाला पार्ट आगे बढ़ाना है तो अपना पढ़ना चालू रहो। जिनको पढ़ना जब तक ये थ्योरी वाला पार्ट चल रहा है ना, तब तक दूसरा आप काम कर सकते हो। हम लोग जब तक उस चैप्टर में नहीं पहुंच रहे हैं, अकाउंटिंग क्वेश्चन लगा चुके हो, ठीक है ना। अब जो छोटे वाले जर्नल एंट्री के क्वेश्चन है वो मैं टिक करा देता हूँ, बड़े वाले नहीं। जो छोटे छोटे जिसमें 7-8 एंट्रियाँ हैं वो क्वेश्चन बस सॉल्व कर डालो। अगर बन जाता है तो गुड, नहीं बनेगा तो मैं समझा दूंगा। उनसे जर्नल एंट्री, इसके बाद जर्नल एंट्री है अकाउंटिंग क्वेश्चन के बाद। पूरे क्वेश्चन नहीं लगाने, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। लेंथी नहीं आता, ध्यान रखना। आएगा तो छोटा क्वेश्चन आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा, मैं सर वहाँ से आया था, कैश बुक से आया था। हाँ तो मैं बताऊंगा ना, मैं जो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना जर्नल। अगर आप जर्नल नहीं पढ़े हो यहाँ, लेकिन बनता है अगर, तो लगा के खत्म करो। नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, वो तो मैं बताऊंगा ही। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन अगर आप खाली हो तो उस समय उसको लगा के फुर्सत हो जाओ, टाइम बचेगा। दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने का समय मिलेगा। तो पहला जो है जर्नल क्वेश्चन नंबर 3 5 9 11 सबसे कम लोग जीएसटी पढ़ाया है स्कूल में? हाँ पढ़ाया, पर आए नहीं एग्जाम में। बस इतने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन दिमाग में रखो। ये 6 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। इतना लगा लोगे तो आपसे जनरल के क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम के हिसाब, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन ने कल जो पढ़ना था, उसमें एक पॉइंट आता था। कल अपन ने पढ़ा था ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। स्टोरी में क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। पहला तो डिफरेंस हो गया मीनिंग। मीनिंग में क्या आ गया? ट्रेड डिस्काउंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट व्हिच इज गिवन ऑन एवरी परचेज एंड एवरी सेल। ये हम किस में देते हैं? एवरी परचेज एंड सेल। व्हाट इज द कैश डिस्काउंट? द डिस्काउंट व्हिच इज गिवन ऑन ओनली सेल्स और परचेज। द डिस्काउंट व्हिच इज कैलकुलेटेड ऑन ओनली कैश परचेज और कैश सेल। ये हो गई मीनिंग। कैश डिस्काउंट क्या हो गया? कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन ओनली कैश सेल्स या कैश परचेज। ट्रेड डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन ओनली ट्रेड डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन परचेज और सेल। अब इसमें क्या लिख सकते हैं वर्ड और याद रखने के लिए? टोटल। हम इसको टोटल परचेज या टोटल सेल पे देखते हैं। अगला आ गया इंपॉर्टेंट है रिकॉर्डिंग। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल। इसको जर्नल में नहीं लिखते और इसको लिखते। दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस क्या होगा? क्या बन सकता है तीसरा डिफरेंस? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट अगर आपने लगाया है, क्वेश्चंस लगाए हैं, या बुक में देखो और क्या दिया है, देखो टाइम। ये कब किया जाता है? ऑन
सेल्स और परचेज टाइम कब देते हैं? जैसे ही परचेज और सेल्स होता है क्रेडिट डिस्काउंट निकाल देते हैं। कैश डिस्काउंट कब निकालते हैं? पेमेंट, जब पेमेंट होता है तब कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। कैश कब निकालते हैं? जब पैसा मिलेगा या पैसा देंगे। ये कब निकालते हैं? जैसे सामान बिका या जैसे सामान खरीदा तुरंत कैलकुलेट करेंगे। तुमको फोन करके बुलाए ना। बोल दोनों लगेगी कि नहीं? देखो क्या लिखा है, ध्यान देना। इसमें ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट दोनों हो सकता है, पर इट इज नॉट कंपल्सरी कि कैश डिस्काउंट के साथ ट्रेड डिस्काउंट हो। उसमें क्या आ गया? ट्रेड और कैश दोनों एक साथ आ सकते हैं, और अगर हम किसी को कैश दे रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट कंपल्सरी। अमाउंट इसका क्या अमाउंट होता है? बिग होता है। ठीक है, आज करेंगे। ये आपका डिफरेंस है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। स्टॉक की कल अपन ने बात कर ली थी। स्टॉक में कौन कौन से आइटम आते हैं? गुड्स में परचेज, सेल्स, परचेज एंड सेल्स एंड स्टॉक। 5 आइटम होते हैं। स्टॉक होता है 2 प्रकार का, ओपनिंग और स्टॉक। व्हाट इज क्रेडिटर? क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर इज अ पर्सन हु टेक मनी फ्रॉम यू। क्रेडिटर वो व्यक्ति है जो आपसे पैसे लेगा। हु इज द डेटर? पर्सन हु गिव मनी टू यू। वो व्यक्ति जो आपको पैसे देगा। देखो दोनों में नजरिए से मत सोचना। यू आर अ बिजनेसमैन, ना आप डेप्टर हो ना क्रेडिटर हो। 2 बंदे बैठे हैं, एक डेटर है एक क्रेडिटर। डेटर कौन? जो पैसे मुझे दे रहा है। और क्रेडिटर कौन? जो मुझसे पैसे ले रहा है। अगर आपने उल्टा सोचा मतलब कैसे? पर्सन पैसा जो ले रहा है वो कौन है? क्रेडिटर। तो मैं कौन हुआ? डेटर। ये अगर आपने सोचा वो गड़बड़, तो मैं तो पैसे दे रहा हूं ना, तो मैं डेटर हुआ? नहीं, मैं डेटर हूं किसके लिए? सामने वाले के बिजनेस के लिए। और मुझे सोचना है किसके बिजनेस का है? अपने बिजनेस। मुझे सोचना है अपने बिजनेस। तो मैं सिर्फ ये सोचूंगा कि मेरे लिए या मेरे बिजनेस के लिए डेटर कौन है और मेरे बिजनेस के लिए क्रेडिटर कौन है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह आता है, एक्सप्लेन एनी 5। 7-8 पॉइंट दिए होंगे, कोई 5 एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इन 25-30 तो नहीं जाएंगे, तो कोई 4-5 आएंगे। अगला है रिसीवेबल क्या है और टेबल क्या है। बिल जिसके बिहाफ से आपको पैसा मिलेगा वो क्या हुआ? रिसीवेबल। द मनी विच वी रिसीव इन फ्यूचर, वो पैसा जो हमको भविष्य में मिलना है, इज नोन एज रिसीवेबल। व्हाट इज पेबल? द मनी विच इज पेबल आफ्टर सम टाइम, जो हमको फ्यूचर में पे करना है, इट इज नोन एज पेबल। दोनों में कॉमन है चीज क्या है? बिल होगा, जिसके बेसिस पे आपको पे करना होगा या जिसके बेसिस पे आपको पैसा मिलेगा। जैसे आपके बच्चे का रखा है तो इट इज अ रिसीवेबल। या मैंने किसी को सामान बेचा था, उसने बोला 2 महीने बाद पैसे दूंगा, तो वो जो बिल है दैट इज माय रिसीवेबल। 2 महीने बाद मुझे पैसे उससे मिलेंगे। या मैंने किसी से सामान खरीदा है उधार, तो जो वो बिल है तो ये बता रहा है, मुझे याद दिला रहा है कि मुझे 2 महीने के अंदर अंदर उसको पैसा देना है। तो दिस कॉल्ड टेबल। रिसीवेबल मीन्स जिसके बेसिस पे पैसा मिलना है।
पेबल मीन्स जिसके बेसिस पर मुझे पैसा देना है। व्हाट इज बैड डेट? पढ़ चुके हो? हाँ बोलो, सही बोलो। तो वो पैसा, द मनी विच इज नॉट रिकवर्ड, वो पैसा जो मिलने वाला नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रोविजन? प्रोविजन, दो वर्ड में तोड़ो। प्रोविजन, प्रो मतलब प्रो मतलब होता है पहले, विजन का मतलब है फ्यूचर का, हम अभी देख रहे हैं। भविष्य की होने वाली घटना है वो हमको अभी से दिख रही है, उसको हमने आज ही प्रोटेक्ट करने का अरेंजमेंट कर लिया। जैसे तुम्हारे पापा को मालूम है कि बिटिया की फीस हमको एग्जाम को पहले देनी है, उनको पता है, तो वो उसका अरेंजमेंट करके रखेंगे, चाहे जहां से करके रखेंगे। ठीक है ना? तो उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है। ऐसे बिजनेस में होता है, हमको मालूम है कि ये घटना घटेगी, तो हम उसके लिए जब हमको प्रॉफिट होता है तो हम पैसा अलग कर देते हैं। इट इज कॉल्ड प्रोविजन। व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट? वो प्रो लिखने की जरूरत, वो प्रोविजन स्टोर है, वो अलग है। यहाँ प्रोविजन का मतलब क्या है? हम जो फ्यूचर के लिए अभी से प्लान कर ले रहे हैं। ऐसे एक दुकान के बाहर ये लिखा होता है, अच्छा लिखा रहता है। ये प्रो नहीं है, ये प्रोविजन नहीं है, ये प्रोप्राइटर है, यानी ऑनर, मालिक। अकाउंट हो चुका है, गेन भी बता दिया, सेल्स रिटर्न भी बता दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टर्मिनोलॉजी, जो शब्द अकाउंट में यूज होते हैं। बिजनेस प्रीमाइसेस क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस? दुकान, बिजनेस करने की जगह। प्रीमाइसेस मतलब होता है जगह। प्रीमाइसेस मीन्स वो प्लेस जहां पर व्यापार हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूज टूल्स? एक वर्ड है जो अक्सर पूछ लेते हैं, लूज टूल्स। बताओ लूज टूल्स क्या है? लूज टूल्स जहाँ फैक्ट्री होती है या कंपनी होती है, वहां पर रेगुलर में यूज में आने वाले टूल्स, औजार। लूज टूल्स होगा ना? लूज टूल्स, लूज का मतलब ये है जो ऐसे टूल्स जो रेगुलरली यूज हो रहे हैं, वो भी कंपनी की क्या है? प्रॉपर्टी। एक और वर्ड है लाइव स्टॉक। व्हाट इज लाइव स्टॉक? लाइव स्टॉक क्या होता है? वो प्रॉपर्टी जो जिंदा है, इट इज नोन एज लाइव स्टॉक। चलिए चैप्टर नंबर 1.2। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं अपन 1.2। इट इज फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशन। बातें नहीं कोई देगी, अपनी बातें बाद में। आप मत बोलिए, हमको बोलने दीजिए। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशंस का मतलब वो प्रिंसिपल्स या वो सिद्धांत या वो कॉन्सेप्ट जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग होती है। ये क्वेश्चन आता है, राइट एनी 4 एजम्पशंस या राइट एनी 4 कॉन्सेप्ट या राइट एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। पहला गोइंग कंसर्न एजम्पशन या गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? हम या कोई भी व्यापारी जब बिजनेस चालू करता है तो ये पॉइंट ऑफ व्यू लेके चालू करता है कि इसको लॉन्ग रन में चलाएगा, बिजनेस लंबा चलेगा। ऐसा नहीं कि हम ये सोच के दुकान खोल रहे हैं कि 2 साल बाद बंद कर देंगे। गोइंग कंसर्न क्या कहता है कि हम ग्रोथ को माइंड में रख के कोई बिजनेस चालू करते हैं। तो किसी भी व्यापार को चालू करने के लिए जो प्रिंसिपल है वो ये है कि भैया आगे बढ़ेगा, ये लंबा बिजनेस चलेगा। सेकेंड इज कंसिस्टेंसी।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। व्यापार तभी चलेगा जब वो लगातार किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोले भैया कि हम हफ्ते में 2 दिन दुकान खोलेंगे या आए दिन आपकी दुकान बंद रहेगी, तो जो आपका कस्टमर है ये वो इधर उधर मूव कर जाएगा। इट इज बेटर आप ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लें, कोई भी दुर्घटना घट रही है, कुछ भी हो रहा है, शॉप क्लोज नहीं होनी चाहिए। अब जितने भी बड़े बिजनेसमैन आप ले लीजिए, चाहे वो टाटा, बिरला, अंबानी या कोई भी इंडस्ट्री, कोई जिए या कोई मरे, इस बात से कोई लेना देना नहीं। बिजनेस कंटिन्यू चलता है, फैक्ट्री रेगुलर वर्क करती है। तो बिजनेस की सक्सेस का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कंसिस्टेंसी हो। अगर एक छोटे शॉपकीपर की बात करें, अगर वहाँ एक अकेला आदमी बैठ रहा है, कोई भी घर में प्रॉब्लम आएगा तो दुकान का शटर गिरेगा, तो जब कस्टमर आएगा तो डेफिनेटली दूसरी दुकान में चला जाएगा, और जब वो दूसरी दुकान में जाएगा तो इस बात की ज़्यादा सा मामला है कि उसी का हो जाएगा, अगली बार तो सीधे वो वहीं जाने लगेगी। तो कंसिस्टेंसी इज नीडेड। पहला क्या था, गोइंग कंसर्न, यानी आप ये सोच के व्यापार करें कि इसको हमको आगे बढ़ाना है। दूसरा, ये दिमाग में आपके होना चाहिए कि मुझे इसको लगातार चलाना पड़ेगा, मैं ब्रेक नहीं ले सकता। ब्रेक लूंगा तो बिजनेस में ब्रेक लगेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट इज एक्रूअल एजम्पशन। एक्रूअल एजम्पशन का मतलब है जो आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होंगे, जो सिद्धांत होंगे, उनको आपको रेगुलरली फॉलो करना है। यानी आपको अपने कुछ रूल्स, रेगुलेशन, मेथड बनाने पड़ेंगे, उन्हीं मेथड्स पे आपको बिजनेस को चलाना होगा। जैसे आपने रूल बना लिया कि मुझे नगद ही बेचेंगे, चाहे रिश्तेदार हो, क्योंकि आपने एक बार उधार बेचना शुरू किया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 उधारी बढ़ती जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो जाल बन गया। यू हैव सम प्रिंसिपल। जैसे आपने बनाया कि 15 दिन में हम पैसा पेमेंट करेंगे तो पे करेंगे, हम इतना पैसा कैश में बैलेंस रखेंगे, तो हमको रखना है, तब बिजनेस कंटिन्यूअसली चलती है या ग्रो करती है। दीज आर फ्यू एजम्पशन, इसको बोलते हैं अवधारणा या मान्यता। नहीं बोला जाता परिवारों में हमारे यहाँ पे ऐसी मान्यता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, उसको बोलते हैं हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है। तो ये वो चीजें हैं जो बदली नहीं जाती, एक बार सेट हो गई तो उसके बेसिस पे ही सारा व्यापार चलता है। वहाँ न अब अकाउंटिंग के प्रिंसिपल नंबर 1, बिजनेस एंटिटी। ये मैंने कई बार तुम लोगों को बताया है, सेपरेट एंटिटी पहले लिखा आता था, अब आता है बिजनेस एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है पहचान। यह माना जाता है अकाउंटिंग में कि व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग। तुम लोगों को अभी बिजनेस स्टडी में जब कंपनी नाम का चैप्टर आएगा, उसमें आपको कंपनी की डेफिनेशन पढ़ने को मिलेगी। वो डेफिनेशन है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको कानून बनाता है। जैसे कोई मूवी में था कि अगर ओ माय गॉड कि अगर आपके घर की बत्ती गुल हो जाएगी तो बिजली ऑफिस में फोन करेंगे कंपनी के मालिक को। कंपनी का मालिक एक अलग बंदा है और बिजली डिपार्टमेंट अलग। सेम चीज है, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को आप मिक्सअप नहीं करेंगे। इसी को बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। जैसे रूल था ना, रिसीवर गिवर कम गो एक्सपेंसिंग का, ये गारंटी का बेसिक रूल है। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि आई एम द रिसीवर या आई एम द गिवर। आपको सोचना है बिजनेस में रिसीवर कौन है, बिजनेस में गिवर कौन है। ये नहीं सोचना है कि मेरे पास क्या आया या मेरे पास से क्या गया। हमको ये सोचना है बिजनेस में क्या आया, बिजनेस से क्या गया। हमको ये सोचना है मेरा खर्चा हुआ कि मेरे को इनकम हुई, बिजनेस में क्या खर्च हुआ और बिजनेस में क्या इनकम हुई। क्योंकि हम अकाउंट जो बना रहे हैं वो बिजनेस का बना रहे हैं, ना कि अपना। आपका जो अकाउंट बनेगा वो अकाउंट होगा पर्सनल अकाउंट। आप अपनी पर्सनल अकाउंटिंग अलग रखो, बिजनेस के अकाउंटिंग से उसको मिक्सअप नहीं करोगे। आपकी पर्सनल इनकम इज सेपरेट पार्ट एंड बिजनेस इनकम इज सेपरेट पार्ट। So this is first. Second is money measurement.
ऐसा कोई भी चीज जिसको पैसे में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता वो बिजनेस का रिकॉर्ड नहीं होता। बात समझ में आ रही? हम आपको जैसे मान लो मेरा कोई एम्प्लॉई है तो मैं उसको क्या बोलूं, यार तुम्हारा काम बहुत अच्छा है ना, वेरी गुड वर्क, कीप इट अप। अब इसको मैं कहाँ से लिखूंगा? एप्रिशिएट किया लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? एप्रिशिएट किया, उसके बदले में उसकी सैलरी का इंक्रीमेंट 2000 किया। वो पैसे के फॉर्म में होगा तब तो एप्रिशिएशन एप्रिशिएशन है। मैं तुमको 10 लोगों के बीच में खड़ा करके तुम्हारे नाम पे ताली बजवा दूं और इंक्रीमेंट के नाम पे ठेला, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक। अकाउंटिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? किस फॉर्म में होना चाहिए? मनी के फॉर्म में होना चाहिए। मनी मेजरमेंट यानी उसको मनी में मापा जा सके। 2 किलो शक्कर खरीदा, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड। भाई 2 किलो शक्कर खरीदा तो आप एंट्री कर दोगे, परचेज अकाउंट दिया तो क्या है? 2 kg लिखोगे डीआर में और सीआर में। 2 किलो कितने की? 40 रुपए किलो तो 80 कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज फर्स्ट? बिजनेस एंटिटी यानी बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। मनी मेजरमेंट मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी एक्टिविटी ऑफ बिजनेस हो, वो किस फॉर्म में होनी चाहिए? मनी के फॉर्म में होनी चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड? अकाउंटिंग पीरियड मतलब अकाउंट का एक टेन्योर होता है 1 साल। अब 1 साल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक तो हो गया 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, और एक होता है 1 जुलाई से 30 जून। तीनों के अलग अलग नाम है। क्या बताया था, याद है किसी को? नॉर्मल कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये कैलेंडर ईयर कहलाता है, और वो फाइनेंशियल ईयर ये हो गया फाइनेंशियल ईयर, और ये थर्ड डाला ये कहलाता है एकेडमिक ईयर। आपका जो स्कूल चलता है वो इसके हिसाब से चलता है। एक्चुअल में स्कूल ओपनिंग 1 जुलाई से होती है ना कि 1 अप्रैल से। वो स्कूल वाले कमाई के चक्कर में करने लगे अलग मैटर कि मार्च में परीक्षा करा दो, अप्रैल से क्लास लगा दो। बट व्हाट इज द राइट कॉन्सेप्ट? जून। बिजनेस के लिए राइट कॉन्सेप्ट क्या है? अप्रैल टू मार्च। क्योंकि 31 मार्च को आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट होती है, तो वो डेट बढ़ती है 3 महीने और वो अलग मैटर है। और दिस इज योर कैलेंडर ईयर। बिजनेस ईयर बिजनेस में कौन सा होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। आप दुकान दिवाली को खोल रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दिवाली से दिवाली अकाउंट मेंटेन करेंगे। जब आप दिवाली से दिवाली अकाउंट मेंटेन तो करेंगे, जब इनकम टैक्स फाइल करने जाएंगे तो वो क्या बोलेगा कि भैया दिवाली से लेकर मार्च तक का एक हिसाब हुआ और 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक का दूसरा हिसाब। उनका हिसाब 1 अप्रैल से जैसे तुम लोग के पेपर होते हैं, मेरा साल भर का पेपर तब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंट का एक टेन्योर होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं 3 साल का इकट्ठा जमा कर दूं ईयर बाय ईयर। एक तो पहला था एंटिटी, दूसरा मनी मेजरमेंट, तीसरा टेन्योर टाइम पीरियड होगा उसका 1 ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च नोन एज फाइनेंशियल ईयर। व्हाट इज कैलेंडर ईयर? क्योंकि दोनों उसमें आता है ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में जाएगा व्हाट इज फाइनेंशियल। फाइनेंशियल ईयर इज तीनों ऑप्शन रहेंगे, नन ऑफ दीज आप सेलेक्ट करो। अब वो फाइनेंशियल ईयर जानते हैं, आपको मालूम है तो उठा के पटक देंगे व्हाट इज एकेडमिक ईयर इज। तो आपको पता होना चाहिए कि एकेडमिक ईयर अलग है, फाइनेंशियल ईयर अलग है, कैलेंडर ईयर करेक्ट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये क्या है? फुल डिस्क्लोज वर्ड आपने यूज किया होगा अपनी लाइफ में। ऐसा भी आ सकता है ना 1 अप्रैल टू 31 मार्च कौन सा ईयर होगा आ सकता है, लिख देगा फाइनेंशियल ईयर, एकेडमिक ईयर, कैलेंडर ईयर, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज घुमा सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर? डिस्क्लोज मत करना, ऐसा वर्ड यूज किया तुम लोगों ने यार? ये बात डिस्क्लोज मत करना नहीं, इसको फैलाना नहीं।
है ना, रायता मत बो देना। डिस्क्लोज करने का मतलब क्या होता है, किसी बात को ओपन करना। तो बिजनेस में क्या बोला गया, फुल डिस्क्लोज होना चाहिए, यानी बिजनेस में जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो पूरी ओपन होनी चाहिए। वाई? क्योंकि अगर आपको बैंक से लोन चाहिए तो बैंक को अगर सब कुछ नहीं बताओगे कि मेरा प्रॉफिट एक्चुअल में कितना है, मेरी प्रॉपर्टी कितनी है, तो वो लोन नहीं देंगे। आप बस बोलते हो मेरा बहुत बिजनेस चलता है, 2 करोड़ दे दो, बोले बहुत चलता है कितना, तो वो कहाँ से पता चलेगा? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। जब ट्रेडिंग अकाउंट बता रहा होगा कि तुमने 20 करोड़ का सामान बेचा है और आपने 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया, तो बैंक बोलेगा हाँ तुम पैसा कमाते हो, 2 करोड़ खर्चा दे सकते हो। लेकिन तुम्हारा अकाउंट बोल रहा है क्या, तुमने 2 करोड़ का सामान बेचा और 10,000 का प्रॉफिट है, बाकी प्रॉफिट तुम क्या कर गए हो, दबा गए। डिस्क्लोज ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं हुआ, या 20 करोड़ का सामान बेचा, प्रॉफिट है 1 लाख, इसका मतलब कहीं कहीं झोल है और तो कुछ गड़बड़ है, आपने सारी चीजें ओपन नहीं की। तो जब ओपन नहीं करोगे तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी। फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये नहीं है कि बिजनेस के सीक्रेट्स ओपन करना। क्या डिस्क्लोज करना है? फाइनेंशियल डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मैगी या कोका कोला। ध्यान रखना, कोका कोला की रेसिपी जो उसमें इंग्रेडिएंट पड़ता है वो केवल कोका कोला के 3 लोगों को मालूम है। कोका कोला जो आप पूछते हैं ना, उसकी जो रेसिपी है वो केवल वर्ल्ड में 3 लोगों को मालूम है, उनकी कंपनी की पॉलिसी है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये तीनों लोग कभी भी एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकते। एक साथ जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, पड़ गए तो रेसिपी डेड। बात समझ रहे हो? फॉर्मूला ही खत्म, रियलिटी है, आपको सर्च करना मिलेगा। तो इनके ऊपर बहुत सारी गाइडलाइंस है, ये इनसे नहीं मिल सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर की पर्सन ना। तो ये सीक्रेट ओपन नहीं करना है, तो मैं डिस्क्लोजर की बात कर रहा हूँ। इन तीनों एक दूसरे को पता होगा, नहीं, ये तीनों दूसरे को नहीं जानते, तीनों नहीं जानते और तीनों को पता है, और इन तीनों को रेस्पेक्ट है, और इनको ये भी नहीं मालूम कि हम 3 को ही पता। अरे यार ये कोई हिसाब से समझो बात को, ऐसा क्या, ये क्या है, हम अपना सीक्रेट ओपन नहीं। ये क्या है? ट्रेड सीक्रेट, फाइनेंशियल सीक्रेट नहीं है, ये क्या है? ट्रेड सीक्रेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल एमडीएच मसाले, मसाले तो 100 आ रहे हैं ना, एमडीएच के टेस्ट में और दूसरे के टेस्ट में अंदर क्यों आ रहा है, जबकि इंग्रेडिएंट तो वही डाल रहा है। कुछ तो होगा ना कॉम्बिनेशन का फर्क। भाई आप भी चाय में वही शक्कर डालते हो, वही दूध डालते हो, वही पानी डालते हो, वही चाय पत्ती डालते हो, वही अदरक डालते हो, फिर भी एक घर 4 घर की चाय 4 टेस्ट। फर्क क्या है? बनाने के तरीके में। तो जो तरीका पॉपुलर हो गया वो बिजनेस में कन्वर्ट हो गया, और उस रेसिपी को उन्होंने क्या कर दिया, सीक्रेट में कन्वर्ट। फिर एक से दो तरफ कैसे चला गया, 3 लोग होने चाहिए। जो ऑनर था, भाई ऑनर तो देखो बड़े लेवल के बिजनेस होते हैं ना, अब वो ये नहीं सोचते कि मेरे जिंदा रहते बिजनेस चले उसका बंद हो। व्हाट दे डू, दे क्रिएट अ रेसिपी। उन्होंने एक फाउंडेशन बना दिया, उसमें एक रूल रेगुलेशन मेथड बना दिए, भाई ये इस रूल के अकॉर्डिंग हम 3 लोग सेलेक्ट करेंगे जिनको रेसिपी बताएंगे, वही लोग इस रेसिपी को आगे सर्कुलेट करेंगे। जब वो रिटायर होगा तो फिर किसी तीसरे को पकड़ा जाएगा, और इसको हम इतनी फंडिंग दे देंगे और इसको इतनी सिक्योरिटी दे देंगे कि ये रेस्क्यू कहीं भी ना। क्यों? क्योंकि ये बंदा जो रेसिपी जानता है तो कभी तो मरेगा, अगर वो मरा तो उसका मतलब बिजनेस बंद, क्योंकि रेसिपी और किसी को मालूम ही नहीं। तो वो फाउंडेशन के थ्रू आगे बढ़ा। तो डिस्क्लोज करने का मतलब हमको ट्रेड सीक्रेट डिस्क्लोज नहीं करना। नहीं क्यों नहीं मालूम। वेट बेटा, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट एक जगह नहीं बनता, प्रोसेस में बनता है। तो उस वर्कर को केवल उसकी प्रोसेस मालूम है ना, आगे क्या हो रहा है उसको थोड़ी मालूम है। एक बॉटल थोड़ी बन रही है, 1 करोड़ बॉटल एक बार में बन रही है। कि बॉटल्स करना है, कवर करना है, सब अलग अलग है, तो अगले वाले को फिर पता है। एक को काम एक का मालूम है, दूसरे को नहीं मालूम। सब आधा। जब इस बड़े लेवल पे काम होता है तो उस बड़े लेवल पे अरेंजमेंट होता है। और जो एक खत्म हो याद रखिए, तुमको चाहिए और तुमको छोटी सी बात बता दें,
वहाँ मोहल्ले में कोई अगर पापड़ भी बना रहा होगा ना, और अगर जिस समय वो मसाले डाल रहा है तुम पहुंच जाओगे तो सामान समेट के धर देंगे। गौर कर लेना। क्यों? वो नहीं चाहता कि तुम जान जाओ। नहीं सर, हम तो अपने घर मैगी बनाते, कोई आता तो मैगी बन देता है। बिजनेस नहीं कर रही हो। मैं तो नहीं करती है। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू की बात उसके आइडिया चोरी कर। हाँ कल को कोई सर हमारे यहाँ तो बनती है, डे नाइट फैक्ट्री चलती, 30 दिन हमारे पापा तो नहीं बन सकते। मैं रियल सीक्रेट की बात कर रहा हूँ। उनके बिजनेस करने का जो तरीका है वो तरीका किसी को नहीं सिखाएंगे। रीजन कंपटीशन क्रिएट हो गया। तुमको वही व्यापार दूसरे को करना है, बोल देंगे हाँ बढ़िया कर लो, लेकिन कैसे करो हम नहीं जानते, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। तो फुल डिस्क्लोजर केवल क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल डेटा, ना कि ट्रेड सीक्रेट। अगला पॉइंट क्या है? मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब है बिजनेस उसी को माना जाएगा जिसमें दो चीजें होंगी, प्रोडक्ट या सर्विस। आज से 40 साल पहले ये बोला जाता है मटेरियलिटी का मतलब है केवल प्रोडक्ट होना चाहिए। उस समय सर्विस सेक्टर नाम की कोई चीज नहीं थी। तो सर्विस सेक्टर किसको बोलते हैं? जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कौन ऐसे लोग हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं? एग्जाम्पल बताओ। नहीं, सर्विस बिजनेस कौन से बिजनेस होते हैं जो सर्विस देते हैं? ट्रांसपोर्ट वाला ट्रक बेचता नहीं है, केवल सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। टीचिंग, सर्विस। आपको कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं क्या? बैंक कोई प्रोडक्ट दे रहा है? नहीं, केवल आपका अकाउंट खोल रहा है, आपको लोन दे रहा है। इंश्योरेंस कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं क्या वो? नहीं। दीज आर नोन एज सर्विस सेक्टर। तो या तो आपके पास कोई सर्विस होनी चाहिए और या तो आपके पास क्या होना चाहिए? कोई प्रोडक्ट। अब जैसे मान लो मार्केट में बहुत सारी स्कीम्स आती है, समझना बात। स्कीम्स कैसे आती है? स्कीम्स कैसे आती है? 50% है ना, बाय पेट्रोल फ्री। नहीं, स्कीम्स का मतलब समझना कैसे? कोई एक टैक्स बंदा है जिसने कंपनी चालू की, ठीक है ना, उसने बोला भाई 2 आदमी है, 3 आदमी आओ, 2-2 हज़ार रुपये दे दो, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आप 2 आदमी पकड़ के लाओ, वो भी 2-2 हज़ार दें और मैं आपको 1,000 रुपये कमीशन दूंगा। समझना बात को क्या हो रहा है? इन तीनों ने 2-2 हज़ार दिया, कंपनी के खाते में चला गया। अब ये 3 लोग अगर 2-2 आदमी लाएंगे तो 6 आदमी हुए, कंपनी को कितना मिला? 12,000। और इनको कितना कितना कमीशन मिल गया? 1-1 हज़ार मिला। अब इसके नीचे ये 2 लोग 2-2 लोग को ला रहे हैं। ये जब सर्कुलेशन चला तो कंपनी के पास पहुंचा, पता चला 48 लाख। कमीशन कितना देना पड़ा? जो इस कैटेगरी में लोग थे वो 12 लोग हैं तो 12,000। कंपनी का खर्चा 12,000, कंपनी को पैसा कितना है? 48। यानी लोग नीचे लोगों को जोड़ते चले जा रहे हैं और पैसा जनरेट हो रहा है। लेकिन एक टाइम क्या आएगा जब मनी का सर्कुलेशन बंद हो, तो लोगों को इनकम आना बंद हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड मनी सर्कुलेशन स्कीम। इसको बिजनेस नहीं बोलते। क्या होना चाहिए? कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, और एक सबसे खतरनाक शब्द लीगल होना। भाई प्रोडक्ट तो हमारे पास है, बम, हम बम बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा? वो बिजनेस हो गया। कब होगा वो बिजनेस? जब मुझे बम बनाने का लाइसेंस मिलेगा। इट इज कॉल्ड लीगल बिजनेस। बात पल्ले पड़ रही है? कोई बोले मैं बम बना रहा हूँ, कोई बोले मैं मिसाइल बना रहा हूँ, तो इट इज नॉट अ बिजनेस। वो बिजनेस कब है? जब आप प्रॉपर लाइसेंस लेते हो, गवर्नमेंट को पता है, और उसको बेचने का एक प्रॉपर सिस्टम लीगल होना चाहिए। 2 लोग मिलकर क्या डिसाइड करें? दारू को ठीक हम नहीं, हम लोग तो जो है ना लोगों को उठाएंगे। तुमने अपनी सर्विस है, इट इज नॉट अ लीगल। तो लीगल वर्ड इज इम्पोर्टेंट। क्या चीज होनी चाहिए मटेरियलिटी में? लीगल प्रोडक्ट और सर्विस का बिजनेस होना चाहिए। थर्ड इज नेक्स्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट। व्हाट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट? हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई लागत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? मैंने उसमें बताया था।
लागत का मतलब क्या है, क्या बताया था, कौन सी प्राइस? इसको बनाने का बनाने में जितना लगता है जितना बनाने में लगा। ये माना जाता है कि हर प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस होगी, बिना कॉस्ट प्राइस के कोई बिजनेस नहीं हो। फिर है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब क्या लिखा है? किसी भी बिजनेस में रिवेन्यू जनरेट हो, यानी पैसा का सर्कुलेशन हो। मैचिंग कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट? बीआर का टोटल सीआर का टोटल के बराबर होगा, एसेट्स लायबिलिटी के इक्विवेलेंट होगी। दो साइड मैच करने चाहिए। ड्यूअल एस्पेक्ट, हर ट्रांजैक्शन के दो साइड होंगे। रिसीवर होगा तो कोई ना कोई कुछ अगर आ रहा है तो कुछ जाएगा, एक्सपेंस अगर हो रहा है आपका तो किसी न किसी की इनकम होगी। तो हर ट्रांजैक्शन के डुअल एस्पेक्ट होगी, दो चीजों में फर्क पड़ेगा। रिवेन्यू रिकॉग्निशन, बिजनेस तभी कहा जाएगा जब उसमें पैसा जनरेट हो रहा हो। अगर मनी जनरेशन स्टॉप हो गया, यानी पैसा नहीं आ रहा, प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, तो इट इज नॉट कॉल्ड अ बिजनेस। अब इसमें जो अगला टॉपिक लिखा हुआ है देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इतना जान लो बस, क्योंकि आप इसको आगे याद नहीं कर पाओगे। आगे देखो कितने पॉइंट बने हुए हैं, AS 1 से लेकर AS 32, फिर IFRS से 1 से लेकर 16, फिर IAS से लेकर 1 से 41। ये लॉ है, ठीक है, नियम। इनमें ये बताया गया है कि कौन सी चीज का क्या मतलब है। जैसे अगर मैं बोलूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 420, बताओ 420 का मतलब क्या है? 420 जितना तो अपना कर देगा। गोल मार कर है ना, बड़ा 420 आदमी बोलते हैं। तो व्हाट इज 420? ये 400 एक्चुअली उसको 420 ही क्यों बोलते? मुझे बोलने में अच्छा लगता है। ऐसा नहीं, जब का ऐसा जब का जब तो उनका नहीं आ रहा हूँ। हाँ आईपीसी की धारा 420 के हाँ। तहत और मैं ये बड़ा व्हाट इज 420? इट इज अ, तुमने बोला धारा है, कानून है। अबे 420 ही क्यों है? एक्चुअली में जो आईपीसी है ना, इसमें लगभग 550 चैप्टर है। आईपीसी को फुल फॉर्म बताइए, वो सावधान इंडिया में लास्ट में बोलते हैं इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड, समझना बात को। 420 क्यों? ये लगभग 500 प्लस 550 से ज्यादा है, लोग एग्जैक्ट फिगर नहीं मानो, 576 578 ऐसा कुछ है। ये क्या है? चैप्टर। उनके अंदर आर्ट्स में है ना सारे चैप्टर, इतने चैप्टर हैं। ना आर्ट में है ये सारे चैप्टर। जैसे 302, व्हाट इज 302? ये वो हाफ मर्डर नहीं है, फुल मर्डर, नहीं लगता है। 400 धारा 302 के तहत इसको ताजीरात फांसी चल दी जाती है। वो सुना कभी टीवी में? हाँ सावधान इंडिया में बोलता था। हाँ। ये 302 क्या है? 302 चैप्टर नंबर है। इस चैप्टर में पूरा बता पूरा डिटेल दिया है कि ये मर्डर किसको कहेंगे, कैसा कैसे मर्डर में क्या क्या सजा होगी, क्या किस चीज को सबूत माना जाएगा, किसको सबूत नहीं माना जाएगा। जैसे पूरा चैप्टर है, चैप्टर 1 में क्या लिखा है? बेसिक अकाउंटिंग। चैप्टर 2 में ये, चैप्टर 3 में ये, चैप्टर 4 में ये, तो लॉयर वगैरह बनते हैं ना, उसके लिए सब पढ़ना पड़ता और सब पढ़ना पड़ता। तो इम्पोर्टेंट क्या है? चैप्टर्स है जो अब आपके अकाउंटिंग में लिखा है। अकाउंटिंग में क्या लिखा है देखो, सबसे पहले AS 1 से लेकर AS 32 लिखा है। ये बुक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसमें ये पूरी चीजें बताई हैं कि अकाउंटिंग में किस चीज से को कैसे यूज करेंगे। जैसे देखो AS 6 देखो क्या लिखा है, AS 6 देखो क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन लिखा है। व्हाट इज मीन? AS 6 मीन्स डेप्रिसिएशन, यानी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बुक होगी ना पूरी महाभारत, ठीक है ना, उस बुक के चैप्टर नंबर 6 में डेप्रिसिएशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होगी। अभी जो तुम पढ़ रहे हो ना वो छोटी सी इंफॉर्मेशन, तो तुमने डेप्रिसिएशन नाम का चैप्टर पढ़ा तो वो इंफॉर्मेशन अ लिटिल बिट पार्ट ऑफ दैट चैप्टर। समरी टाइम, समरी चल के वो पढ़ना पड़ेगा।
वो तब आप पढ़ते थे मास्टर्स में, मास्टर यानी यानी आप M.Com कर रहे हैं और M.Com कर रहे हैं इससे टैक्सेशन, या कोई M.Com में आप कॉस्ट अकाउंटिंग से एमकॉम में क्या बनता है? मास्टर ऑफ कॉमर्स, अकाउंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अलग होगी, वो B.Com के बाद चालू होगा, अरे 12 के बाद भी चालू होगा। सर ट्वेल्थ के बाद करना कैसे? तो बताएंगे अभी अभी इसके बारे में सोचने दो। ट्वेल्थ से 5 साल लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को। सर सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट का सीधा सा मतलब आपने वजन के बराबर किताब पढ़ना है, ज्यादा नहीं 6-7 साल लग जाएगा इतनी किताब है। 6 साल 8 साल समथिंग लग जाए। बस ये फाइनल निकाल लेंगे। सर मैं पॉइंट अब बात करते हैं अपन एएस, 8 साल एएस लिखे है ना, ये सारे एएस आपको याद करने की जरूरत अभी नहीं है, अभी 11 के हिसाब से एएस कोई भी पूछे, ठीक है ना। बस मैं ये समझाना चाहता हूँ एएस है क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंट कैसे किया जाएगा इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन एएस चैप्टर्स में दी गई है। जैसे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, कौन कौन से मेथड होते हैं, उसका मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, एडवांटेज क्या है, कितने मेथड है, मेथड का तरीका को सॉल्व करने का वे क्या होगा, हाउ टू रिप्रेजेंट इट, सब कुछ कहाँ लिखा है चैप्टर 6 में, एएस 6। ये जो एएस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड केवल इंडिया में अप्लाई होगा, ध्यान से समझना, एएस इज ओनली एप्लीकेबल इन इंडिया। सेकंड पॉइंट क्या दिया देखो, आईएफआरएस, इसका क्या मतलब है देखो ध्यान, पूरा फुल फॉर्म पढ़ो क्या लिखा है, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड यानी अगर आपकी कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड काम कर रही है तो उसको दुनिया के रूल मानने पड़ेंगे, अपना रूल नहीं ठोके, तो उसके लिए रूल अलग से बनाए, उसके लिए बुक अलग बनाए, उसमें चैप्टर अलग बनाए कि वर्ल्ड क्या चीज एक्सेप्ट करता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, वर्ल्ड में अगर आपको बिजनेस करना है तो किस फॉर्म में करना पड़ता था, किस करेंसी में, डॉलर। क्यों करना पड़ा था डॉलर में, क्योंकि हमारे रुपए का साइन क्या था, ये था, हमारे रुपए की कोई पहचान नहीं थी, वो केवल इंडिया में थी इस नाम से, ठीक। जब हमने इसको चेंज किया, एक सिंबल दिया कि हमारी करेंसी की ये सैम्पलिंग है, और धीरे धीरे दुनिया ने रिकॉग्नाइज करना चालू किया कंपेयर टू डॉलर, धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी में ग्रो हुआ, और आज लगभग 29 कंट्री ऐसे हैं जो रुपए में बिजनेस करते हैं, यानी हमको उनको डॉलर देने की जरूरत नहीं। जैसे दुबई है, दुबई में अगर आप जाएंगे तो एयरपोर्ट में उतरते हैं अगर, तो अगर आपके पास डॉलर नहीं है और दिनार भी नहीं है, तो वहाँ की करेंसी है, तो आप अपने रुपए के फॉर्मेट में पेमेंट कर सकते हैं, इट इज एक्सेप्टेबल। वही डॉलर में वो ले रहे थे पैसा ना पहले, और रुपए में नहीं ले रहे थे, बोल रहे थे तो डॉलर दो या तो हमारी करेंसी दो, आपकी करेंसी को हम नहीं जानते, लेकिन अब वो रिकॉग्निशन है। लेकिन अपन को ज्यादा देना पड़ेगा कि डॉलर, वो अलग मैटर है ना, वो तो वैसे भी डॉलर में दोगे तो ज्यादा ही दोगे, अब लेकिन बेटर तो ये है कि अगर अपनी करेंसी में दोगे तो एक चीज बच जाएगी, मालूम है क्या, कन्वर्जन चार्ज, जो अपने करेंसी से डॉलर में बदलने का जो चार्ज लगता है वो तो बच गया, वो छोटा मोटा चार्ज नहीं होता, 20%, 25%, कई बार 50% भी हो जाए चार्ज। हाँ जी, तो आप 1.5 लाख रुपए दिए, पता चला 1 लाख का डॉलर मिले, तो इट इज बेटर ना कि हम 1.5 लाख रुपए पेमेंट कर दें। लेकिन जब ये कब होगा, जब हमारी कंट्री की करेंसी की वो वैल्यू बने, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होती है, वो सब पढ़ाई जाती है कहाँ, इंटरनेशनल अकाउंटिंग। तो उसके लिए जो सिस्टम बनाया गया वो कहाँ लिखा गया, उसका डिटेल IFRS, ठीक। अभी IAS में जाते हैं, IAS का मतलब क्या, देखो पढ़ो, उसमें डिटेल लिखा है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब IFRS अलग है, IAS अलग है, वो वाला IAS नहीं है, ठीक है ना, IAS वाला नहीं है, ये दूसरा वाला है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और ये ऊपर पिछला क्या पड़ा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। रिपोर्टिंग करने का मतलब हम अपनी कंट्री का डाटा वर्ल्ड लेवल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को कैसे रिप्रेजेंट, इंडियन स्टैंडर्ड में नहीं, वर्ल्ड के एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग बनाएंगे कैसे, इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से। जैसे मान लो टाटा जी की कंपनी 100 कंट्री में है,
समझना बात। रिलायंस 150 कंट्री में अगर काम कर रहा है, कोई भी कंपनी है 100 कंट्री में काम कर रही है, तो 100 कंट्री के अलग अलग रूल्स होंगे कि नहीं होंगे? तो वो रूल एक कंट्री का रिकॉर्ड दूसरे कंट्री को समझ में कैसे आएगा? जब एक स्टैंडर्ड हो तो पूरी दुनिया में अप्लाई हो, उस स्टैंडर्ड का भी हमको नॉलेज होना चाहिए जब हम वर्ल्ड लेवल पे बिजनेस की बात। ये स्टैंडर्ड से इनको लर्न करने की जरूरत नहीं, खाली आपको तीनों नाम पता होने चाहिए। तो 3 प्रकार के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब ये काम इसी तरीके से हो, ये मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, यानी ये काम हमारे लेवल का नहीं हम करें। वैसे अकाउंट बनाने के लिए अपने स्टैंडर्ड है। अगर डीआर को ऊपर लिखना है तो ऊपर ही लिखना है, और उसका नहीं कि आप अपने हिसाब से नीचे लिख लें। एंट्री करने का क्या तरीका था? ब्लैंक अकाउंट DR टू ब्लैंक अकाउंट। तो आप ये नहीं कर सकते कि मैं यहाँ बाई लिख दूं, क्योंकि टू और बाई का मतलब सेम होता है। या मैं यहाँ क्या लिख दूं? CR लिख दूं, तो इट इज नॉट अलाउड। एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है, उसी स्टैंडर्ड को आपको फॉलो करना पड़ेगा। बात समझ में आई? यस सर। तो 3 नाम। पहला AS, AS का फुल फॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, नकल करके बताओ। जब 4 बार नकल करोगे तो 5वीं बार याद हो जाएगा। IAS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। AS पहले मालूम था ना, आई जोड़ने से क्या बन गया? इंटरनेशनल। अब है वो वही, ठीक है ना। तीनों में डेप्रिसिएशन के बारे में बताया है, तीनों में गुडविल के बारे में बताया है, तीनों में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बताया, लेकिन फर्क क्या पड़ा? तीनों का यूज अलग अलग जगह है। AS का यूज इंडिया में, IFRS का यूज रिपोर्टिंग के लिए, और IAS का यूज किसी और कंट्री की अकाउंटिंग अगर हम अपने यहाँ बैठ के करना चाह रहे हैं तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से होगी। इसमें एक छोटा सा की पॉइंट बता देते हैं। हमारे यहाँ रुपया, हमारे अमाउंट कैसे लिखते हैं? बताओ। 3 2 2 ऐसे लिखते हैं। अपने यहाँ अमाउंट कैसे लिखते हैं? 3 2 2। 3 2 2। फॉरेन में कैसे? बताओ। 3 3 2। 3 3 अमाउंट इतना ही रहता है अमाउंट उतने। और पैटर्न जब IAS फॉलो होगा तो अमाउंट कैसे रिप्रेजेंट होगा? ऐसे इंटरनेशनल मिलियन बिलियन ट्रिलियन। वहां लाख करोड़ अरब खरब न चले। वहां क्या चलता है? लाख करोड़ अरब खरब। वहां क्या चलेगा? हाँ, लाख करोड़ लाख मिलियन बिलियन ट्रिलियन। इंटरनेशनल लेवल पे जब बात होगी तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। डन। कल अपन नया चैप्टर चालू करेंगे, इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका आज आप समझा रहे हो, टाइम में पता नहीं चला। आज तुम समझ रहे थे इसलिए टाइम। नहीं वैसे वो रहते ना कि मैरी हाँ वो कितना कल पढ़ेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन अपन न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं, इसकी थ्योरी पढ़ लेंगे। ठीक है, 2.1 ना किसने स्नैप डाल दी वो 1 प्लस का पापा लाए हैं आज अपने लिए के लिए अपने लिए अब भाई नहीं होती